impact of ILO on Indian labor or Indian trade unions or Indian employers or Indian industries or Indian labor laws या लेबर लेजिस्लेशन। मुझे ये सब एक ही हैं। और कब प्रभावित होगा? ILO से भारतीय श्रम कानून या भारतीय श्रमिक या भारतीय नियोजक, भारतीय उद्योग, भारतीय श्रम संघ कब प्रभावित होगा? जब भारत सरकार ILO के कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को रेटिफाई करेगा। अगर उसको अनुसमर्थित कर देगा लागू करने के लिए, तब जाके प्रभाव पड़ेगा। अगर उसको अनुसमर्थित नहीं करता है, देन देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ ILO। नहीं, ILO का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेटिफाई करती है आइदर कन्वेंशन और रिकमेंडेशन ऑफ ILO के कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को अनुसमर्थित करती है, रेटिफाई करती है, तो इसका प्रभाव जो है वो इंडियन एम्प्लॉयर हो या इंडियन लेबर लॉ हो या इंडियन वर्कर्स हो, इंडियन ट्रेड यूनियंस हो, सब पर पड़ जाएगा। अगर रेटिफाई नहीं करती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब है कि कुछ ऐसे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन हैं जिसको गवर्नमेंट ने रेटिफाई नहीं किया है, सरकार ने रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन उसको वॉलंटरी बेसिस पर उसके सर्टेन प्रावधान को गवर्नमेंट ने कानून में ला दिया। और जैसे लेबर लॉ में ला देगी, वैसे वो लेबर लॉ एम्प्लॉयर पर लागू होगा, ट्रेड यूनियन पर लागू होगा, वर्कर पर लागू होगा, इंडस्ट्री पर लागू होगा, ये सब इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट रेटिफाई करती है तो क्या करती है? इसको लेबर लॉ के फॉर्म में, लेबर लॉज के फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करती है। थ्रू लेबर लॉ उसको इम्प्लीमेंट कर देगी। और जैसे इम्प्लीमेंट करेगी, वो ILO का इम्पैक्ट के रूप में दिखाई देगा। तो कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिसको विदाउट रेटिफिकेशन जो है इम्प्लीमेंट की है, और कुछ ऐसे कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस हैं जिसको गवर्नमेंट ने रेटिफाई किया है। तो अगर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादातर रिकमेंडेशन को रेटिफाई किया, इसलिए कि रिकमेंडेशन में हमको अपॉर्चुनिटी है कि दैट मे बी रेटिफाइड पार्शियली। समझे? देयर इज़ नो नीड टू रेटिफाई होली। समझे? या नो कंपल्सन टू रेटिफाई होली। कोई वहाँ अनिवार्यता बाध्यता नहीं है कि आप पूर्णतः उसको रेटिफाई कीजिए। समझे? उसको पार्शियल भी रेटिफाई किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ज़्यादातर रिकमेंडेशन को अपने देश में रेटिफाई की है। समझे? क्योंकि पार्शियल कर देने से काम चलेगा। अब बहुत लिमिटेड कन्वेंशंस हैं जिसको रेटिफाई किया गया है। तो यहाँ अब हम लोग को देखना होगा। देखिए, पहला इम्पैक्ट है ऑन वर्किंग कंडीशन। इसको एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी कह सकते हैं। पहला ILO का प्रभाव हम देख सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस। समझे? कार्य की दशा या नियोजन की दशा एक ही है। अब है कि आवर्स ऑफ वर्क
आवर्स ऑफ वर्क की जब बात करें, इसमें दो तरह का हो जाएगा, एक होता है डेली आवर्स ऑफ वर्क और एक हो जाएगा वीकली आवर्स ऑफ वर्क। इसी तरह रेस्ट इंटरवल भी कार्य की हिस्सा है। विश्राम अवकाश। इसी तरह अगर देखें तो वीकली हॉलीडे, साप्ताहिक अवकाश भी कार्य की दशा है। ये कार्य की दशा ठीक रहे इसके लिए जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन निरीक्षण अगर हो तो उसको अवॉइड नहीं करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन होगा उसको वो एक्सेप्ट करेगा। अब जब वीकली हॉलीडे की बात कीजिएगा या हॉलीडे की बात कीजिएगा तो वहाँ कंपनसेटरी हॉलीडे आ जाएगा। नहीं, जब डेली आवर्स ऑफ वर्क की बात करिएगा वहाँ स्प्रेड ओवर आ जाएगा कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो ये सब ऐसे विषय हैं जिस पर ILO ने अपना कन्वेंशन और रिकमेंडेशन पारित किया है। केंद्र सरकार भी इसके कन्वेंशन या रिकमेंडेशन को रेटिफाई किया। जैसे बता रहे होंगे कि डेली आवर्स ऑफ वर्क की जब हम बात करें, डेली आवर्स ऑफ वर्क की, तो ILO का जो कन्वेंशन है वो कहता है 8 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक। केंद्र सरकार क्या किया, 48 आवर्स पर वीक को एक्सेप्ट कर लिया और 8 आवर पर डे के जगह पर 9 आवर्स पर डे दिया। लेकिन अभी जो कोड आ रहा है वह उसमें चेंज किया है। और दूसरी तरफ कि यह 8 आवर्स पर डे बिलो ग्राउंड माइंस में एक्सेप्टेड है। बिलो ग्राउंड अगर माइंस है यानी खान के अंदर अगर काम करना है तो वहाँ 8 आवर्स पर डे लागू है। यानी कि ये 8 आवर्स पर डे भी केंद्र सरकार जो है या अपने देश में पार्शियली एक्सेप्टेड है, फुली एक्सेप्टेड नहीं है। यानी इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड फॉर ए ग्रुप ऑफ या ए पीस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ औद्योगिक संस्था के लिए यह स्वीकृत है और सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए स्वीकृत नहीं है। लेकिन जब वीकली हॉलीडे की बात करेंगे तो वीकली हॉलीडे मोर और लेस सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सेप्टेड है, चाहे वो माइंस हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे प्लांटेशन हो, बीड़ी सिगार इंडस्ट्री, शॉप्स इंडस्ट्रीबिस्मेंट सब में है, समझे। तो सबके लिए एक्सेप्टेड है। हर जगह वीकली हॉलीडे की बात किया गया, समझे। आवर्स ऑफ वर्क को फिक्स किया गया हर जगह। तो ये देखिएगा कि जैसे ये कन्वेंशन या रिकमेंडेशन इससे जो रिलेटेड था एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से, उसको जैसे हम रेटिफाई किए, केंद्र सरकार ने उसको रेटिफाई किया, वैसे ILO का प्रभाव पड़ गया। और चूँकि यह कानून के माध्यम से लागू होगा तो कानून प्रभावित हो गया। श्रमिक पर लागू होगा, नियोजक पर लागू होगा, श्रम संघ पर लागू होगा, उद्योग पर लागू होगा, सब प्रभावित हो गया, समझे। तो ये पहला हमारा जो बेसिस है वो हम कहेंगे कि इस आधार पर हम दिखा सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को कैसे अफेक्टेड किया है, समझे। कंडीशंस ऑफ वर्क को कैसे अफेक्टेड किया है। दूसरा है कि इम्पैक्ट ऑफ चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन, युवा, व्यक्ति और बालकों पर प्रभाव, समझे। अब देखिएगा कि अपने देश में भी यंग पर्सन को अलाउ किया गया है। यंग पर्सन किसको जनरली कहते हैं, जो 14 to 18 ईयर्स हो, और बालक कहते हैं जो बिलो 14 ईयर्स है। अगर यह एज ग्रुप है तो यंग पर्सन या चाइल्ड में वो कवर होता है, ठीक है। अब इनके लिए भी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आया है, समझे, कि
बालक को आप ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कीजिए, उनका डेवलपमेंट प्रभावित नहीं हो, या युवा व्यक्ति को। तो इनसे क्या है, तो इनके लिए भी आया है आवर्स ऑफ वर्क पर कि इनका कार्य का घंटा कितना होना चाहिए, इनका मेडिकल फिटनेस पर या मेडिकल एग्जामिनेशन पर, स्वास्थ्य परीक्षण कि इनका टाइम टू टाइम जो है वो मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण कराइए, मेडिकल इंस्पेक्शन कराइए। इनके नाइट शिफ्ट में वर्क पर आया नहीं, हजार्डस प्रोसेसेस के एम्प्लॉयमेंट पर आया, समझे, कि इनको खतरनाक प्रक्रिया में नियोजित नहीं किया जाएगा, इसके लिए आया। तो ILO के कुछ कन्वेंशन या रिकमेंडेशन ऐसे भी हैं जो डिवोटेड टू आवर्स ऑफ वर्क, मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट इन नाइट शिफ्ट या प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस प्रोसेसेस, इससे रिलेटेड है, समझे। और अगर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, रेटिफाई करते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन जो चाइल्ड या एडोलेसेंट का है उसको ये प्रभावित करेगा, समझे। तो बहुत जगह जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, प्रोहिबिट नहीं किया, और बहुत इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोहिबिट किया, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर की जब बात करेंगे तो वहाँ प्रोहिबिशन नहीं किया, वहाँ नहीं किया, लेकिन आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसके प्रोहिबिशन किया। लेकिन जब देखिएगा 2016 के बाद हम टोटली चाइल्ड के एम्प्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट उसको दे दिया कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन का, तो हमको मजबूरी था। फिर भी हमने सर्टेन एरिया को ओपन कर दिया, वहाँ रिस्ट्रिक्शन को हमने विड्रॉ किया, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, नहीं एक्टर हैं, अपने फैमिली के साथ काम करने वाले बच्चे हैं, उनको स्कूल के बाद, स्कूल अवधि के बाद हमने कुछ अलाउ किया। तो हमारा स्पेसिफिक अपने नेशन की बात है, नहीं, अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरह की कोई बात नहीं की गई, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में तो हर जगह हमने किया। तो दूसरी बात है, तो ये सब अगर यंग पर्सन भी है तो वो तो अलाउ हो है, उसको तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी ये सब मैटर पर उनके लिए कुछ प्रावधान कन्वेंशन और रिकमेंडेशन में दिया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग देखें। ILO अनेक कन्वेंशन या रिकमेंडेशन ऐसे पारित किया जो वीमेन के एम्प्लॉयमेंट से स्पेशली वो रिलेटेड था, विशिष्ट रूप से वो महिला के नियोजन से वो संबंधित है। जैसे नाइट शिफ्ट में वीमेन को एम्प्लॉय नहीं करना है, अगर उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी का गारंटी एम्प्लॉयर लेता है तो उसको छूट दिया जाएगा। या कोई इस तरह का ऑक्यूपेशन है जहां स्पेसिफिक कास्ट या कैटेगरी या क्लास के लोग ही वहां काम कर पाते हैं, दूसरे लोग नहीं करते हैं, विलफुली नहीं करते हैं, जैसे फिशरी इंडस्ट्री, तो वहाँ वीमेन को नाइट शिफ्ट में अलाउ किया जा सकता है, बट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करता है तभी है, अपने मन से नहीं। तो यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया। अंडरग्राउंड वर्क यानी बिलो ग्राउंड वर्क, यानी ज़मीन के नीचे महिला के एम्प्लॉयमेंट को, जैसे माइंस वगैरह में बिलो ग्राउंड महिला एम्प्लॉय नहीं होगी। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क आया। इसको ऐसे हम कह देंगे, इक्वल रेम्यूनरेशन का कन्वेंशन आया। ठीक है। उसके बाद आया हजार्डस वर्क पर एम्प्लॉय नहीं कीजिए।
खतरनाक कार्य में इनको एम्प्लॉय नहीं कीजिए, नहीं। तो ये सब पर देखिएगा, इस पर भी कन्वेंशन और रिकमेंडेशन आए हैं, इस पर भी कन्वेंशन या रिकमेंडेशन पारित किया गया है, समझे। और उसको भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रेटिफाई की है, और उस रेटिफिकेशन के बाद उसको लागू किया गया। जैसे इक्वल रिमोशन कन्वेंशन नंबर 100, रिकमेंडेशन नंबर 90 1951 में आया था, और 58 में हमारा गवर्नमेंट रेटिफाई की। तो ये बहुत ऐसे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन है जो स्पेशली जो है महिला से रिलेटेड है, और उसको इसी तरह मैटरनिटी बेनिफिट का कन्वेंशन है, वो वहाँ आ जाएगा, वेलफेयर वगैरह में आ जाएगा, समझे। वो हेल्थ वगैरह में, हेल्थ वेलफेयर की फैसिलिटी में आ जाएगा, सोशल सिक्योरिटी की फैसिलिटी में आ जाएगा। तो सामाजिक सुरक्षा की जब बात करेंगे वहाँ मैटरनिटी बेनिफिट की बात आ जाएगी। तो ILO का ये भी कन्वेंशन है जो स्पेशली महिला से रिलेटेड है, समझे। तो हम ये कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण पर प्रभाव, ठीक है। बहुत सारा ILO का कन्वेंशन जो है वह हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर से रिलेटेड है। जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फेंसिंग ऑफ मशीन, नहीं, कुछ नहीं है। एक सिंपल आपको बताते हैं, यहाँ फॉर्मेट बता देते हैं, और आप जो है इसमें इंक्लूड अगर करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो हम तो ऐसे अभी समय संख्या बता देंगे या सिफारिश संख्या बता देंगे। आप किताब उठाइएगा, और किताब के लास्ट में कन्वेंशन या रिकमेंडेशन का लिस्ट दिया गया है, समझे। अगर 2-4 एग्जाम्पल के तौर पर उसमें चाहते हैं मेंशन करना, तो उस लिस्ट से आप वहाँ से उठा करके आप पेस्ट कर दीजिएगा, समझे। उस लिस्ट से उठा के पेस्ट कर दीजिएगा एग्जाम्पल। लेकिन 2-4 केवल कन्वेंशन का नाम भी दे देते हैं, जैसे इक्वल रिमोशन का कन्वेंशन नंबर 100 है, समझे, रिकमेंडेशन नंबर 90 है, तो उससे भी हमारा काम चलेगा। हम केवल ये बाइफर्केट कर देंगे कि कौन कौन ऐसा एरिया है जिस पर ये प्रभाव पड़ा, ठीक है, प्रभाव पड़ा। बहुत ऐसे प्रावधान हैं, कन्वेंशन है या रिकमेंडेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड है, समझे। जैसे अगर कोई डिजीज़ हो रहा है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की बात आ रहा है, व्यावसायिक रोग की बात आता है, इस पर भी आपका कन्वेंशन है। ठीक है, कि कोई भी वर्कर ऑक्यूपेशनल डिजीज से सफ़र नहीं करे, इसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर चाहिए, उस पर हमारा कन्वेंशन है। सेफ्टी से रिलेटेड अनेक कन्वेंशन है, समझे। और ज़्यादातर शिपयार्ड है या अंडरग्राउंड माइंस है या पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हैं, इनफ्लेमेबल जो है या एक्सप्लोसिव है, उसके लिए बहुत सारे कन्वेंशन, समझे। या ऐसे सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं जो इनफ्लेमेबल नेचर का है या एक्सप्लोसिव नेचर का है, जिसमें विस्फोट होने की संभावना है, आग लगने की संभावना है, वहाँ किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, उस पर भी अनेक कन्वेंशन या रिकमेंडेशन, ठीक है। उसके बाद वेलफेयर है, जैसे मानिए महिला आ रही है, उसके लिए क्रेच की बात, उसके लिए कैंटीन की बात करते हैं, नहीं, तो ये सब वेलफेयर से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जिसको कन्वेंशंस को तो पार्शियली एक्सेप्ट किया गया है, और अपने देश में ज़्यादातर कन्वेंशन को जो एक्सेप्ट किया गया है वो रेटिफाई नहीं किया गया है, बल्कि उसके प्रोविज़न को एक्सेप्ट करके हम लागू कर लिए हैं। क्योंकि रेटिफाई करेंगे तो होली रेटिफाई करना पड़ेगा, तो हम उसके प्रावधान को एक्सेप्ट किए हैं और पूरे कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किए हैं। और रिकमेंडेशन में हमको ऑप्शन है, तो बहुत सारे रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने रेटिफाई ही कर दिया है, समझे। लेकिन कन्वेंशन को हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने रेटिफाई नहीं किया है। तो देयर आर डिफरेंट कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस हैव बीन पास्ड बाय द ILO रिगार्डिंग health, safety and welfare of the workers employed in different types of industrial organizations। समझे, विभिन्न तरह का
वो केवल कारखाना की बात नहीं करेगा, कारखाना के साथ साथ खान है, बागान है, पतन है, नहीं खान माइंस है, कारखाना, इस सब की बात करेगा, समझे, शिप यार्ड है, वो सब की बात करेगा, समझे। तो उस पर भी अनेक कन्वेंशन या रिकमेंडेशन पारित किया गया है, जिसको अपने देश में भी सर्टेन को रेटिफाई किया गया है, और सर्टेन को हम क्या किए हैं, विदाउट रेटिफिकेशन उसके प्रावधान को सरकार ने कानून में ला करके रख दिया, समझे। तो यहाँ एक देखिएगा, रुक जाइए, इसके बाद देखिएगा बहुत ऐसे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब सोशल सिक्योरिटी जो दिया जाता है उसका 6 जो है मेन एरिया होता है और 3 जो है एक्सिलरी एरिया होता है। तो पहले ये जान लें हम लोग, 6 मेन एरिया है, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबलमेंट, डेथ। ये कब? डेथ इन सर्विस पीरियड, समझे। ओल्ड एज यानी रिटायरमेंट अगर हो गया तो, और अनएम्प्लॉयमेंट, उसको नौकरी से निकाल दिए तब। एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो जाएगा, एक्सीडेंट में डिसेबल्ड हो जाएगा या डेथ हो जाएगा। एक्सीडेंट होगा तो या तो मरेगा, नहीं तो अपंग हो जाएगा, समझे। अपंग में 2 तरह का होगा, या तो टेम्पोररी होगा, हाथ फ्रैक्चर कर गया, या हाथ कट गया, परमानेंट हो जाएगा। तो ये 6 हमारा मेन एरिया है, और इसके 3 एक्सिलरी एरिया है। 3 एक्सिलरी एरिया है कि जब सिकनेस, मैटरनिटी या डिसेबलमेंट होता है तो वहाँ हम लोग एक देते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। दूसरा, डेथ जब होता है तो उसके फैमिली को फैमिली बेनिफिट देते हैं, पारिवारिक लाभ देते हैं, जिसमें कहीं कहीं अनुकंपा पर नौकरी की भी बात आप देखे होइएगा। अनुकंपा पर नौकरी तो फैमिली बेनिफिट रूप में है, समझे। या फैमिली पेंशन, जैसे हस्बैंड अगर रिटायर करने के बाद भी डेथ हो जाता है तो उसके वाइफ को टिल लाइफ पेंशन मिलता है, तो दैट इज़ फैमिली बेनिफिट, समझे। वो पारिवारिक लाभ वो कहलाता है। तीसरा होता है कि जैसे डिसेबलमेंट का एक बच्चा होता है, जैसे हाथ फ्रैक्चर कर गया तो ये तो विजिबल डिसेबल्ड हो गया, हाथ कट गया ये भी विजिबल है, लेकिन हाथ पर गहरी चोट आई और उस चोट का प्रभाव जो है 3 दिन से कम रहा। हाथ पर चोट आया, देयर इज नो फ्रैक्चर, या उसको कहते हैं हेयर क्रैक्चर, हेयर क्रैक। हेयर क्रैक मतलब हल्का बाल के जैसा हल्का क्रैक हो, समझे। तो वो हेयर क्रैक भी नहीं है, समझे, फ्रैक्चर भी नहीं है, उस पर चोट लग गई है जिस चलते स्वेलिंग हो गया उसको, और वो एक वर्किंग उसका फंक्शन डिफंग हो गया, काम नहीं कर रहा है, और उसका थोड़ा सा किए और वो लेस देन 3 डेज में वो क्योर हो गया। तो उसको डिसेबल्ड नहीं कहेंगे, डिसेबलमेंट नहीं कहेंगे, इसलिए डिसेबलमेंट के लिए एटलीस्ट 3 डेज होना चाहिए, कम से कम 3 डेज उसका कंटिन्यू होना चाहिए। आई लेस देन 3 डेज में हो रहा है, 48 आवर्स में हो जाए, 60 आवर्स में हो जाए, 70 आवर्स में हो जाए, क्योर हो गया, तो उसको हम लोग डिसेबलमेंट में नहीं कहते हैं, लेकिन दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट इंजूरी, वो नियोजन चोट है। तो कभी कभी एक डिसेबलमेंट का अगर लेस देन 3 डेज रहता है तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजूरी में कंसीडर कर दें, समझे। इस सब पर कन्वेंशन या रिकमेंडेशन पारित किए गए, समझे। इसको भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ कन्वेंशन को एक्सेप्ट, उसके प्रावधान को एक्सेप्ट किया है विदाउट रेटिफिकेशन,
क्योंकि जब भी रेटिफाई करेंगे पूरा प्रावधान को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ प्रावधान को एक्सेप्ट करके लागू कर लिया है और कुछ रिकमेंडेशन जो इस पर थे उसको रेटिफाई ही कर दिया है, समझे, रेटिफाई करके लागू कर दिया है। तो अपने देश में भी देखिएगा कि जितने भी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, चाहे एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट हो, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो, या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, समझे, ये ILO के कन्वेंशन या रिकमेंडेशन से इन्फ्लुएंस है, समझे, वो इन्फ्लुएंस है, ठीक। तो यहाँ उसी तरह से एक मनरेगा हमारे यहाँ है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो भी क्या है, किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मनरेगा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में वो सोशल सिक्योरिटी देता है, समझे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कोर एरिया है, 6 कोर एरिया है, 3 एक्सिलरी एरिया है, ठीक है। इस पर भी ILO के बहुत सारे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन है जिसको अपने देश में एक्सेप्ट किया गया है, उसको उस पर कानूनी प्रावधान बनाया गया है। तो हमारा सोशल सिक्योरिटी का एरिया भी इन्फ्लुएंस हुआ है। अब है अगला इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध पर प्रभाव, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कहाँ, बिलोंगिंग टू एनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में जो दल है उन्हीं के बीच का जो संबंध है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पार्टी कौन कौन होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर नहीं है तो इनके बिहाफ में मैनेजमेंट काम करता है, वर्कर होता है या वर्कर के बिहाफ में ट्रेड यूनियन होता है। इन्हीं के बीच के संबंध को हम लोग देख सकते हैं, विजिबल होता है, समझे। अब यहाँ वर्कर्स हो जाएगा, ट्रेड यूनियन हो जाएगा, एम्प्लॉयर वर्कर हो जाएगा, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन हो जाएगा, इस तरह से होगा, समझे। या मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन, मैनेजमेंट वर्कर्स, तो जहाँ ट्रेड यूनियन होगा वहाँ वर्कर नहीं रहता है, मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ एक चीज़ आना है कि यह रिलेशन जो है वो एक्सटर्नल पार्टीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, एक्सटर्नल पार्टीज से जो बाहरी दल है उससे इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। जैसे 2 भाई के बीच में झगड़ा हो रहा है तो तीसरा चाचा जो है वो झगड़ा को और भड़का सकता है, या चाचा जो है झगड़ा को शांत करा सकता है। तो ये झगड़ा या राय ये 2 भाई के बीच में दिखाई देगा। तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन हमेशा विजिबल होगा इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये एक्सटर्नल पार्टी जो है वह कॉन्फ्लिक्ट या कोऑपरेशन को प्रमोट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो बैक अपना फोर्स लगा सकते हैं, कोऑपरेशन को और एक्सट्रिक्ट कोऑपरेशन बना सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन को कॉन्फ्लिक्ट में चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कोऑपरेशन में चेंज कर सकते हैं। यानी दे मे वर्क एज कैटलिस्ट, वो उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं, गेम चेंजर का काम कर सकते हैं, एज गेम चेंजर वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा कोऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो इन्हीं के बीच में, यही 4 के बीच में दिखाई देगा, समझे। अब बाहरी पार्टी बहुत है, बाहरी पार्टी कुछ गवर्नमेंटल है, कुछ नॉन गवर्नमेंटल है, समझे। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, सामाजिक संस्था है, वो कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन हाँ प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर सकता है।
वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, समझे। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में वो सब चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। अब यहाँ ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, हाउ वी कैन मेंटेन पीसफुल इंडस्ट्रियल रिलेशन या इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन या इंडस्ट्रियल पीस, क्योंकि जब तक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पीस नहीं रहेगा तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, समझे। तो इसके लिए ट्राईपार्टाइट बॉडी बनाइए, बाईपार्टाइट बॉडी बनाइए, वर्कर्स पार्टिसिपेट मैनेजमेंट के कंसेप्ट को लागू कीजिए, ट्रेड यूनियन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रेंथन कीजिए, इसलिए कि ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग रहेगा, इधर मैनेजमेंट इंटेलेक्चुअल है, पढ़ा लिखा है, और उधर वर्कर का जब ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट उसके किसी भी डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा। तो उधर बार्गेनिंग पावर कैसे इम्प्रूव करें ट्रेड यूनियन का, वो फैक्टर आ जाता है। तो इस पर भी ILO के बहुत सारे कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस पारित किए गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एमिकेबल मेंटेन, समझे। और जैसे एमिकेबल रिलेशनशिप मेंटेन होगा वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और दूसरी तरफ कि द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द वर्कर्स, द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ऑफ द वर्कर्स वो इम्प्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो अपलिफ्ट करेगा। तो इसके लिए भी कुछ कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस ILO द्वारा पारित किए गए हैं। बिसाइड दिस, कुछ कन्वेंशन या रिकमेंडेशंस ऐसे भी हैं जो डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, इसको वर्क लाइफ कर दिया जाए। कुछ ऐसे कन्वेंशन या रिकमेंडेशन है जो वर्क लाइफ को, कार्य स्तर को, कार्य जीवन के स्तर को निर्धारित करता है, या इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में ये फिक्स करता है। जैसे पढ़े होइएगा कि मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट टू यूज टॉक्सिक और एक्सप्लोसिव या इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस या केमिकल सब्सटेंसेस, समझे। तो आपके कारखाना अधिनियम है कि परमिसिबल लिमिट फॉर केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, समझे। कहीं कहीं एक्सप्लोसिव का कि आपका लिमिट क्या होना चाहिए, अपर लिमिट क्या होना चाहिए, समझे। इमरजेंसी स्टैंडर्ड फिक्स करना है, जैसे मशीन का इमरजेंसी स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए, किसी की लोडिंग अनलोडिंग की मैक्सिमम कैपेसिटी फिक्स कीजिए, समझे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी पर देखिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह से परमिसिबल लिमिट आप बना दीजिए, समझे। तो ये सब पर भी कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, और उससे भी रिलेटेड कुछ कन्वेंशंस या रिकमेंडेशंस पारित किए गए हैं ILO द्वारा, और उसके भी सर्टेन रिकमेंडेशन या कन्वेंशंस को अपने देश में भी रेटिफाई किया गया है, या विदाउट रेटिफिकेशन उसको हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। तो ये ILO का ओवरऑल इम्पैक्ट है ऑन इंडियन वर्कर्स, इंडियन एम्प्लॉयर्स, इंडियन ट्रेड यूनियंस, या जो भी है उसको इसी से हम लोगों को डिसाइड करना है, और इसी से उस क्वेश्चन को हम लोगों को लिखना है, उस हिसाब से